बीए थर्ड ईयर के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, हम जिनेंद्र की कहानी कला की विशेषताओं पर चर्चा कर रहे थे। मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से, सहआचार्य हिंदी। बच्चों, आगे के बिंदु पे हम चर्चा करेंगे उसके दर्शन और शिल्प पे। शिल्प विधि की दृष्टि से देखें तो दर्शनगत कहानियाँ जिनमें धर्म, शिक्षा, नीति और आदर्श की प्रतिष्ठा हुई है, साधारण कहानियों के शिल्प से दूर हट गई है। इसमें स्पष्ट रूप से वार्ता, दृष्टांत और कथा के तत्व को आ गए हैं। स्वयं जैनेन्द्र जी ने कहा है कि दार्शनिक तत्व के रूप में सत्य अत्यंत गरिष्ठ है। उस रूप में वह सत्य अप्रोक्षित भी हैं, वह अधिकांश के लिए अग्राह्य हैं। उसको स्पष्टगत, चित्रगत और कथा के रूप में परिवर्तित करो, तभी यह रुचिकर और कार्यकारी बनता है। यह बात जैनेन्द्र जी ने कहानी के विषय में कहे। इस तरह इन दर्शनगत कहानियों में उनके शिल्पगत तत्व परम अनूठे ढंग से प्रयुक्त हुए हैं। जैनेन्द्र की कहानियों की रूप शैली अनेक प्रकार की हो गई है, जैसे पत्रात्मक शैली, कथात्मक शैली, संवाद शैली, स्वगत भाषण शैली और विशुद्ध नाटक शैली। इन समस्त शैलियों के तादात्म्य से ऐतिहासिक शैली महत्वपूर्ण है। इन समस्त शैलियों में उन्हें समान रूप से आश्चर्यजनक सफलता मिली। वास्तव में उन उपर्युक्त सभी शैलियों में केवल कथात्मक शैली को छोड़कर किसी भी शैली में भूमिका और उपसंहार की योजना नहीं हुई है। फलतः कहानियों के निर्माण अथवा उनके प्रारंभ, विकास और अंत में केंद्रीय तथा कलात्मक संगुफन की सबसे अधिक प्रेरणा है। उनमें कहीं भी अस्वाभाविक विकास तथा उपगत कथाओं, अंतरकथाओं को नहीं जोड़ा गया है। कथात्मक शैली में निर्मित कहानियों में नाटकीय तत्व सफलता से आए हैं। आधुनिक कहानी कला की सबसे बड़ी विशेषता है कि कहानी की पूरी समस्या वहाँ पैदा होती है जहाँ कहानी का अंत होता है। संपूर्ण हिंदी कहानी साहित्य में जैनेन्द्र जी ही सर्वप्रथम ऐसे मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं जिन्होंने अपनी अद्भुत चिंतन, उक्ति और विचार प्रवाह शैली से कहानी साहित्य को नया मोड़ दिया। जैनेन्द्र की कहानियों का इसी तरह विश्लेषण करते हुए उनकी विशेषताओं पर हम अपनी दृष्टि डालेंगे। जैनेन्द्र की कहानियों का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने के लिए समस्त कहानियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। सामान्य मनोविज्ञान की कहानियाँ, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक धारणा की कहानियाँ और जटिल मनोवैज्ञानिक धारणा की कहानियाँ। इन सभी कहानियों में मनोवैज्ञानिक तत्वों, सूक्ष्मताओं और जटिलताओं का क्रमिक विकास दिखाई गया है। कहानियों में पात्रों की संख्या अति अल्प है। सभी पात्र बहुमुखी न होकर अंतर्मुखी अधिक हैं। सामाजिक बंधनों, पारंपरिक मूल्यों एवं अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से घिरे रहने के कारण उनकी मनस्थिति अत्यंत कुंठित रहती है। सभी पात्र, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, अभुक्त काम भावना से पीड़ित रहते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप उनके अंतर्मन में द्वंद्व होने लगता है। जैनेन्द्र ने शुद्ध प्रेम और प्रणयवादी कहानियों की भी अवधारणा को माना है। विभिन्न ग्रंथियों और मूलवर्ती प्रवृत्तियों को बड़ी सूक्ष्मता से विश्लेषित किया है। वे परंपरागत सामाजिक मूल्यों का घोर विरोध करते हैं। उनकी मान्यता है कि यदि वे मूल्य व्यक्तित्व विकास में बाधक हैं तो उनमें परिवर्तन अवश्य लाना चाहिए या व्यक्ति को स्वतंत्र जीवन यापन का सुअवसर मिलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकेगा। इससे उसकी आत्मा का हनन तो होगा ही,
साथ ही समयानुसार वह चोरी, अपराध, पाप आदि को करते हैं उसको भी ग्रहण कर ले। जैनेन्द्र की दृष्टि से प्रेम, अंतर्जातीय विवाह अथवा संतान आदि का होना अनैतिकतापूर्ण कार्य नहीं है। अनैतिकता तो उसमें है कि जब व्यक्ति चोरी छिपे इस प्रकार के कार्यों को करता है। इसलिए उनकी मान्यता है कि समाज को व्यक्ति के निजी कार्यों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। शिल्प की दृष्टि से देखें तो जैनेन्द्र ने अधिक प्रयोग किए हैं। उन्होंने परंपरागत शिल्प को तोड़कर अपनी कहानियों को नूतन शिल्प विधि पर अधिष्ठित किया है। स्वप्न, फैंटेसी, पूर्णदीप्ति पद्धति आदि का प्रयोग करके जैनेन्द्र कहानियों के गुणतम कथानक को समझाने का प्रयास करते हैं। उनकी भाषा एक नए सधे कलाकार की भाषा है जो व्यंजना प्रधान तो है, साथ ही उसमें संकेत, प्रतीक, बिंब आदि का भी आयोजन बड़ी ही सफलतापूर्वक हुआ है। इस प्रकार हम देखें तो जैनेन्द्र की कहानी की विशेषताएं रही हैं जो कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट भी हैं। तो बच्चों, यहाँ हम जैनेन्द्र के विषय में कहानी कला को समाप्त करते हैं। अगले कालांश में मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। धन्यवाद।